चलिए, तो अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है म्यू आर और काई एम। म्यू आर मतलब रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी और काई एम होता है मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी। उनके बीच में क्या रिलेशन है? तो रिलेशन तो यार बस इतनी सी है कि म्यू आर इज इक्वल टू 1 + काई एम है, पर आया कहाँ से ये हमें देखना होगा। तो आप समझिए कि जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल को, स्पेसिमेन को या सब्सटेंस को हम किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड जिसकी इंटेंसिटी एच वेक्टर है उसमें रखते हैं, तो आपको पता है वो मैग्नेटाइज हो जाता है, मतलब उसकी अपनी भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। अब बच्चों, वो मैग्नेटिक फील्ड दो चीज़ों की वजह से बनी। एक तो किसकी वजह से बनी? एक तो बनी उसकी वजह से जिसने उसे पैदा करा। कौन चीज़ थी वो? मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो उसका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसमें उसका कुछ पार्ट जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का होगा वो होगा किसकी वजह से? मैग्नेटाइजिंग फील्ड या फोर्स की वजह से, जिसे हम एच वेक्टर बोलते हैं। और बाकी क्या होगा? जब एच वेक्टर ने अपना काम कर दिया, मतलब सब्सटेंस को मैग्नेटाइज बना दिया या मैग्नेटाइज कर दिया, तो उसके बाद हमारा जो सब्सटेंस है उसका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो किस हद तक मैग्नेटाइज हो सके। उसकी भी तो कुछ लिमिट होगी, ज़्यादा मैग्नेटाइज हो जाए या कम हो जाए। हम तो बाहर से जोर लगा ही रहे हैं, हमारी मैग्नेटाइजिंग फोर्स तो जोर लगा ही रही है कि ये मैग्नेटाइज हो जाए, पर किस हद तक हो पाएगा ये भी तो मैटर करता है। तो इसका मतलब जो हमारी किसी नेट मैग्नेटिक मटेरियल, जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसकी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो दो वजह से है। एक तो क्या है? पूरा जोर लगा रहा है मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच वेक्टर, और उसके बाद जो मैग्नेटाइज हो पाया मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये दो की वजह से। तो मैंने यही लिखा है यहाँ कि जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ इंटेंसिटी एच वेक्टर, मतलब जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल को हम ऐसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में डालें जिसकी इंटेंसिटी कितनी है? एच वेक्टर है, तो जो उसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि जब वो मैग्नेटाइज हो जाएगा तो उसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन प्रोड्यूस होगा, या इंटेंसिटी बोल दो, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी वो दो की वजह से होगी, जिसको हमने बोला नेट मैग्नेटिक फील्ड को बी, और वो दो की वजह से है, जिसमें एक है बी नॉट और एक है बी एम। बी नॉट क्या है? बी नॉट है जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी ने अपना एफर्ट लगाया, मटेरियल है उसे बाहर से जितना मतलब फोर्स करा कि तुम मैग्नेटाइज हो जा, वो है बी नॉट, मतलब वो एच से होगा। और बी एम क्या है कि हमने पूरा जोर लगा दिया, अब इसकी अपनी मर्जी है कि ये फील्ड को अलाउ करे कि भाई मेरे अंदर से गुजर, मुझे मैग्नेटाइज कर दे, मैं किस हद तक मैग्नेटाइज हो पाऊँ, तो उसे बोलते हैं ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, या कितनी इंटेंसिटी है। ठीक है, ये चीज़ है। तो आपको समझ में आया, जब किसी मटेरियल को हम किसी मैग्नेटाइजिंग फोर्स के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है, और उसकी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है वो दो की वजह से होगी, जिसमें एक तो होगा कि जितना हम बाहर से जोर लगा रहे हैं जिसे हम एच बोलते हैं, एच वेक्टर, और उससे जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट बनेगा वो होगा बी नॉट। और जो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी मटेरियल की कि वो आसानी से अलाउ करे, आसानी से वो किस एक्सटेंट तक मैग्नेटाइज हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे बी एम। बच्चों, इसमें सारा खेल एच का होगा और इसमें सारा खेल किसका होगा? आई का होगा। आई मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का यहाँ खेल होगा, और यहाँ पे होगा मैग्नेटाइजिंग फोर्स का। ठीक है, समझ में आया? बाहर से जो हम एफर्ट लगा रहे हैं वो सारा एफर्ट जो लगा रहे हैं वो किसकी वजह से? एच की वजह से है, और जो खुद मैग्नेटाइज हो जाएगा वो आई की वजह से, उसकी अपनी इंटेंसिटी एक्सटेंट कि वो मैग्नेटाइज हो जाए। हम सब ये सारा खेल एयर में ही कर रहे हैं, तो इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। और हमें अभी पता चला कि सर आपने बताया कि ये जो बी नॉट है ये तो है एच की वजह से, और हमने पढ़ा था सर बी नॉट होता है म्यू नॉट एन आई। ठीक है, पर एन आई तो कुछ और नहीं होता, एच होता है, तो बी नॉट को हम लिख लेंगे म्यू नॉट इंटू एच। और बच्चे, जब हम बी एम की बात करेंगे, ये तो हमें निकालना है ना, जब हम बी एम की बात करेंगे तब भी एयर में ही बात होगी, तो म्यू नॉट तो लगेगा, पर अब एच नहीं आएगा। अब उसकी अपनी मर्जी है वो कितना मैग्नेटाइज हो पाए, किस हद तक हो पाए, कितना एक्सटेंट हो, तो अब आएगा म्यू नॉट इंटू आई। बस अगर आपने ये समझ लिया थोरेटिकली तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो मैथमेटिकली आप कभी ये कंक्लूड नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पे आई क्यों आ गया। मैंने आपको समझाया, पहले तो क्या है, हमें बाहर से एफर्ट लगाना है, तो वो हो जाएगा मैग्नेटाइजिंग फोर्स की वजह से, उसके बाद उसकी अपनी मर्जी है कि वो कितनी एक्सटेंट तक मैग्नेटाइज हो जाए, इसलिए आई लगेगा। ठीक है, तो बी नॉट हो गया म्यू नॉट एच और बी एम हो गया म्यू नॉट आई। तो फ्रॉम फर्स्ट से देखो हमें क्या मिला बच्चे? फर्स्ट से हमें मिला कि बी की वैल्यू क्या आई? बी नॉट तो बन गया म्यू नॉट एच और बी एम बन गया म्यू नॉट आई, तो म्यू नॉट कॉमन ले लिया, कितना आया? एच प्लस आई आ गया। क्लियर है? बी की वैल्यू कितनी आ गई? म्यू नॉट एच प्लस आई। क्लियर है ना इतना?
बहुत बढ़िया। अब क्या करोगे, अब बस एक काम करो, काई एम को भी इंट्रोड्यूस कराना है, तो वी नो दैट काई एम होता है कितना हो पाया वो मैग्नेटाइज, कितनी हद तक हो पाया, आई बाई एच। तो आई की वैल्यू एक और चीज़ आ गई यार, कितनी, काई एम इंटू एच। आई नहीं आई, देखो तुम्हें पता चला ना कि काई एम क्या होता है कि कितना एक्सटेंट तक वो मैग्नेटाइज हो पाया जब हमने कितनी फील्ड यूज़ करी होगी। तो काई एम हो गया आई बाई एच, आई की वैल्यू होगी काई एम इंटू एच, ऊपर डालो तो देखो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट चल रहा है, हाँ जी, एच चल रहा है, हाँ जी, आई जो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वो कितना बन गया, काई एम इंटू एच बन गया। ये जो आई है बच्चे ये कितना बन गया, काई एम इंटू एच बन गया। अब आप एक काम करो, एच कॉमन ले लो, बाहर निकालो, तो अब आप पे बनेगा म्यू नॉट एच और यहाँ पे बनेगा 1 प्लस काई एम, ठीक है, म्यू नॉट एच अपॉन 1 प्लस काई एम। 1 प्लस काई एम आ गया, ये सारी चीज़ म्यू आर बनेगी, बी बाई म्यू नॉट एच। कैसे बनेगी देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर बी नॉट हो तो उसे लिखते हैं म्यू नॉट इंटू एच, पर अगर बी हो जो नेट है तो लिखते हैं म्यू इंटू एच। ध्यान से देखना किसमें मैग्नेटाइजिंग फोर्स में लिखा हुआ है ये, ठीक है। अगर बी नॉट हो तो म्यू नॉट इंटू एच लिखेंगे, पर अगर बी हो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है तो लिखते हैं म्यू इंटू एच। तो बी को हमने लिख लिया म्यू इंटू एच, यहाँ चल रहा है म्यू नॉट एच और यहाँ पे चल रहा है 1 प्लस काई एम। बी को लिखा म्यू इंटू एच, एच से एच कैंसिल, तो आप पे आया म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट और 1 प्लस काई एम। बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, म्यू नॉट यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में जाएगा, जब नीचे कुछ नोटेशन नहीं होता तो मीडियम होता है, तो म्यू इन मीडियम, परमेबिलिटी इन मीडियम अपॉन परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस इज रिलेटिव परमेबिलिटी, है ना, ये तो आपको पता है। तो ये म्यू आर बनेगा, तो यहीं से आप पे आ गया म्यू आर इज इक्वल टू कितना, 1 प्लस काई एम। ध्यान से देखो हुआ कैसे, ये सारी शुरुआत कैसे हुई। अब समअप करो जरा फिंगर टिप्स में कि किसी गिवन मैग्नेटिक मटेरियल को जब हम किसी इंटेंसिटी में रखें जिसकी वैल्यू कितनी हो, एच हो, तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, पर उसका जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा वो दो की वजह से होगा, एक तो एक्सटर्नली जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स, और अब उसकी मर्जी है वो कितना इंटेंसिटी से मैग्नेटाइज हो जाए, कितनी हद तक मैग्नेटाइज हो जाए, कितनी उसके एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन हो, ठीक है। तो बी नॉट प्लस बी एम, बी नॉट है एच की वजह से और बी एम है आई की वजह से, तो फिर बी नॉट बना म्यू नॉट इंटू एच और बी एम बना म्यू नॉट इंटू आई, तो बी बना बी नॉट प्लस बी एम, ये तो था ही, तो बी इज इक्वल टू बी नॉट बना म्यू नॉट एच और बी एम बना म्यू नॉट आई, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट कॉमन ले लो, एच प्लस आई, फिर काई एम इज इक्वल टू आई बाई एच, तो आई इज इक्वल टू काई एम इंटू एच, तो फिर आप पे क्या बना, बी इज इक्वल टू कितना, म्यू नॉट, फिर आगे बताओ म्यू नॉट, फिर एच प्लस कितना, आई कितना बना, काई एम इंटू एच, तो एच बाहर आया, तो बी की वैल्यू कितनी आई, म्यू नॉट इंटू एच 1 प्लस काई एम, ठीक है। फिर आपने बी को कितना लिखा, बी को लिखा म्यू इंटू एच, एच से एच कैंसिल हुआ, तो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई एम, तो म्यू बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम, म्यू बाई म्यू नॉट होगा म्यू आर, तो म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम। बस इतनी बातें थी, ठीक है, ये आप लोगों ने लिख लिया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स को, ये तो हो गया, मैग्नेटाइजिंग फोर्स को किस उसमें मेज़र करा जाता है, तो उसे ओर्स्टेड में मेज़र करते हैं, ओर्स्टेड, ओ ई आर एस टी ई डी, ओ ई आर एस टी ई डी, ओर्स्टेड। देखो कैसे निकलता है, नोट लिखेंगे, यूनिट ऑफ एच वेक्टर, एच पता है ना मैग्नेटाइजिंग फील्ड या फील्ड स्ट्रेंथ, तो ये होता है ओर्स्टेड में बेटे। तो आपको बताया था मैंने, देखो हमने वहाँ से पढ़ा था बाइट सावर क्लासेस, डी एच होता है डी बी बाई म्यू नॉट, आपने पढ़ाई था ये, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा लो यार, है ना, ये तो आपने पढ़ाई था ना, डी एच इज इक्वल टू डी बी बाई म्यू नॉट, इतना तो मैं आप पे विश्वास कर लेता हूँ। तो डी एच डी बी बाई म्यू नॉट हो गया, म्यू नॉट तो कॉन्स्टेंट है बाहर आया, डी एच का बड़ा भाई इंटीग्रेशन करेंगे तो एच आएगा, डी बी का बड़ा भाई बी आएगा, म्यू नॉट तो है ही कॉन्स्टेंट बाहर ही आएगा, तो एच इज इक्वल टू बी बाई म्यू नॉट हो गया। अब एच आएगा ओर्स्टेड में, कैसा आएगा तो वो देखेंगे। तो अगर एच ओर्स्टेड में है, ओ ई आर एस टी ई डी, एच अगर ओर्स्टेड में है तो बी को लेना पड़ेगा यार गॉस में, ओर्स्टेड का करस्पॉन्डिंग गॉस होता है, मतलब ये कौन सी यूनिट चल रही है, सी जी एस, सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड, और म्यू नॉट तो आपको पता है म्यू नॉट ही होता है ये। अब 1 गॉस आपको पता है कितने टेस्ला में होगा, 10 की पावर -4 टेस्ला में होगा, ठीक है। तो 1 ओर्स्टेड, एच की यूनिट निकल रही है ओर्स्टेड, गॉस 1 गॉस कितना यार, तुमने नहीं पढ़ा था 1 टेस्ला 10 की पावर 4 गॉस होता है, तो 1 गॉस कितना हुआ
10⁻⁴ टेस्ला हुआ, क्योंकि मिनट की तो टेस्ला वाली यूनिट लिखोगे ना तुम लोग, तो 1 गॉस हो गया 10⁻⁴ टेस्ला। बहुत बढ़िया। और म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ क्या होती है? टेस्ला एम्पियर इनवर्स। सोचो, टेस्ला एम्पियर इनवर्स और मीटर। ठीक है, ये चीज़ होगी। मैं इसे सॉल्व कर लेना, ऊपर भी टेस्ला है नीचे भी टेस्ला है ना, टेस्ला को टी ले लेते ना, टी से टी कैंसिल होगा, मीटर इनवर्स एम्पियर आ जाएगा, तो वो लिख लेना है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1 और स्टेट की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी आएगी? एक तो आपका आ जाएगा मीटर इनवर्स एम्पियर और आएगा 80, तो 80 मीटर इनवर्स एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, इतना देख लेना। क्लियर? बहुत बढ़िया, क्लियर, शाबाश। अब आगे देखो। चलिए, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ना चाहेंगे कि मैग्नेटिक मटेरियल्स को क्लासिफाई कैसे करा जाता है। करा किसने? देखो, मेनली ये करा है, वैसे तो बहुत लोगों ने करा है, पर मेनली जो क्लासिफिकेशन दिया था वो माइकल फैराडे ने दिया था। फैराडे वही है जो आपने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा, ये सारी चीज़ें पढ़ी, और आगे भी आप इलेक्ट्रिसिटी में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आएगा तो आप फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, इंड्यूस ईएमएफ के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी फैराडे का बहुत बोलबाला है। बेसिकली 3 तरीके से हमारा क्लासिफिकेशन करा है, डाया, पैरा और पैरा का बड़ा भाई फेरो। डाया, पैरा और पैरा का बड़ा भाई फेरो। उसके बाद तो आपको पता है फेरी, एंटी फेरो, सुपर कंडक्टर, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ गई हैं, पर बेसिकली हम अपना दायरा डाया, पैरा और उसका बड़ा भाई फेरो तक रखेंगे। तो देखिए, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है? देखिए, पहली बात तो ये नॉन पोलर होंगे। कैसे होंगे? नॉन पोलर, पोलैरिटी नहीं होंगी इनमें। मतलब जैसे C4 होता है, कार्बन 4 होते हैं, तो इनमें पोलैरिटी नहीं डेवलप होगी, सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बराबर होगी। ठीक है, और भी बहुत से हो सकते हैं, जैसे एक वाटर का मॉलिक्यूल है और दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, तो इनमें पोलैरिटी नहीं बन सकती क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। गोल्ड है, दूसरा भी गोल्ड है, तो दोनों में पोलैरिटी बन नहीं सकती। Cl2 है तो दोनों Cl हैं, तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हैं। डाइलेक्ट्रिक तो हैं, डाइलेक्ट्रिक आपने फिजिक्स में पढ़ा ही था। डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? जिनकी खुद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते या अलाउ नहीं कर सकते अपने से पास होने देना, बट किसी वजह से उनकी सरफेस में इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। जैसे गीली लकड़ी, तो लकड़ी खुद कैसी इंसुलेटर, पर गीलापन जो है पानी की वजह से, उसकी वजह से वो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक इफेक्ट पैदा करती है। तो वैसे ही हमें ये देखना है यार। तो सबसे पहले हम डायामैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे चला कि ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होंगे। अब होता क्या है, देखो, अगर हम डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को ना किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये वीकली रिपेल करते हैं। ये उसके साथ ही नहीं जाना चाहते, उसके अगेंस्ट जाते हैं, पर वीकली रिपेल होते हैं। क्या होते हैं? वीकली रिपेल होते हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे। मैग्नेटिज्म एक्सटर्नल चाह रहा है ये ऐसे मैग्नेटाइज हों, इस डायरेक्शन में इनका मैग्नेटिक मोमेंट जाए, पर जाता है इनका अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम बोल सकते हैं कि इनमें रिपल्शन होता है। अब देखो, होता क्या है, इनके जो अपने इंडिविजुअल, अगर ये कोई मटेरियल है तो इसमें या तो एटम होंगे या मॉलिक्यूल होंगे या आयंस होंगे, तो जो इसके अपने एटम, मॉलिक्यूल, आयंस होते हैं, उनका अपना ही कोई नेट डाइपोल मोमेंट नहीं होता। चलो वो अलग बात है, किसी केस में ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे मटेरियल हैं, सबका अपना अपना डाइपोल मोमेंट है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा ही था, और ये एक दूसरे को रेंडमली काट दे रहा है डाइपोल मोमेंट। वो अलग बात है कि है तो इंडिविजुअल, तो पोजेस कर रहा है, पर नेट जीरो आ रहा है। पर यहाँ पे है क्या? नेट भी नहीं है, इंडिविजुअल भी जीरो है, ये है दिक्कत। तो पहली बात तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। फिर ऐसे सब्सटेंस में, दो सब्सटेंसेस इन विच इंडिविजुअल एटम मॉलिक्यूल आयन डू नॉट पोजेस एनी नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑन देयर ओन। इंडिविजुअल का भी कोई नेट मैग्नेटिक मोमेंट है ही नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, क्योंकि वहाँ पे अपोजिट चार्ज डेवलप होता है। यहाँ पे चार्ज ही डेवलप नहीं हो रहा, यहाँ कोवेलेंट बॉन्डेड वाले होंगे, तो ये दिक्कत है। जैसे देखो, ये भी मेटालिक बॉन्डिंग वाले हैं, कार्बन भी कोवेलेंट होता है, वाटर भी कोवेलेंट होता है, और एयर तो मिक्सचर ऑफ गैसेज है, उनमें सारी कैसी होती हैं? मॉलिकुलर फॉर्म में होती है, एटॉमिक फॉर्म में नहीं होती। ठीक है, नोबल गैस की यहाँ बात नहीं करेंगे, सारी मॉलिकुलर फॉर्म में है ना, जैसे CO2, O2, N2, ये सारी चीज़ें। तो मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है? पहली बात तो नॉन पोलर होगा। दूसरी बात क्या है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और दो सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनके इंडिविजुअल जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल हैं, आयन हैं, उनका अपना ही कोई नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है।
तो these are non-polar dielectric and this classification contains those substances whose individual atom molecule ion do not possess any net magnetic moment of their own. अपना ही कोई net magnetic moment नहीं है एक का भी। वो अलग बात है कि दो तीन का होता है, एक दूसरे को काट पीट के जीरो आ रहा है नेट, पर यहाँ अपना ही नहीं है, हर एक का कोई भी नहीं नेट मैग्नेटिक मोमेंट है। तो एक एक का भी अगर जीरो है तो सबका भी कितना आएगा, जीरो आएगा। जीरो दो तरीके से आ सकता है बच्चे, एक तो इक्वल एंड अपोजिट हो, अपना हो और कट जाए, या तो अपना ही ना हो और ऐड करके तब भी जीरो आए। तो ये वैसे वाले हैं, दूसरे श्रेणी के प्राणी हैं, ये दूसरे क्लासिफिकेशन के, इनका अपना ही कुछ नहीं है। ठीक है, अब होता है क्या, ये ना भाई अपने में चेंज ही नहीं लाना चाहते, परिवर्तन अपोज करते हैं तो रिपेल करेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। तो व्हेन सच सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे आर रिपेल एंड फीबली या वीकली मैग्नेटाइज इन अपोजिट डायरेक्शन। ये बात है कि जब इन सब्सटेंस को हम कहाँ रखें, जब इन सब्सटेंस को हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो एक बात तो ये अपने में परिवर्तन लाना नहीं चाहते, तो ये हमेशा रिपेल होते हैं। दूसरी बात, अगर ये मैग्नेटाइज भी होंगे तो बहुत वीकली होंगे, फीबली होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। किसके अपोजिट, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल वाली है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। आपको एग्जांपल दे ही रखे मैंने, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एयर हो गई, वाटर हो गया, डायमंड फॉर्म हो गई, ये सारी चीज़ें। तो सम अप कर लो, डायमैग्नेटिक मटीरियल्स क्या होंगे, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होंगे। ठीक है, ये ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जिनके इंडिविजुअल एटम मॉलिक्यूल आयंस का अपना ही कोई, इंडिविजुअल का, हर एक का अपना ही कोई नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा। तो होगा कि ये अपने में परिवर्तन नहीं लाना चाहेंगे। जब भी हम इन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो ये रिपेल करेंगे और इनमें जो मैग्नेटिज्म आएगा भी वो बहुत वीक आएगा, छोटा आएगा, पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट आएगा। और एग्जाम्पल आपको पता है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, ये चीज़ है। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ देखिए कैसी हैं प्रॉपर्टीज़, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में आपने सब चीज़ पढ़ लिया, अब इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। एक देख लो, पैरा पढ़ लेना, डाय पढ़ लेना। फेरो ना पैरा का भाई है, करेगा वैसे ही पर एक्सट्रीम लेवल में करेगा, बहुत खतरनाक। तो देखो, जैसे डाय में पहला प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे अगर हमने डायमैग्नेटिक मटेरियल को फ्रीली सस्पेंड करा थ्रेड की मदद से, ये हम पे थ्रेड है, इसकी मदद से हमने फ्रीली सस्पेंड करा किसको, डायमैग्नेटिक मटेरियल को, तो होगा क्या, इनकी जो लॉन्गेस्ट एक्सिस होगी, जो इनकी लॉन्गेस्ट एक्सिस होगी ना, जैसे कोई मटेरियल है तो ये इसकी लॉन्गेस्ट एक्सिस हो गई और ये वाली शॉर्ट हो गई, मतलब जहाँ लेंथ ज़्यादा है वो लॉन्गेस्ट एक्सिस हो गई, और जहाँ लेंथ कम है मतलब ब्रेथ वाली, वहाँ पे क्या होगी, शॉर्टेस्ट एक्सिस होगी। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल की हमेशा आदत होती है, इनका डायपोल मोमेंट ऐसा अलाइन होता है कि ये अपनी लॉन्गेस्ट एक्सिस जो है, लॉन्गेस्ट एक्सिस मतलब ये वाली लॉन्गेस्ट एक्सिस है ना, लेंथ ये है, ये लॉन्गेस्ट एक्सिस रखते हैं अपनी, कैसे, ऐसे डायरेक्शन में कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर हो। कैसी हो, परपेंडिकुलर। तो अगर हम आसान भाषा में कहें तो बात यह है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल को जब हम यूनिफॉर्मली सस्पेंड करते हैं, है ना, और चारों तरफ मतलब दो तरफ हम क्या लगाते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इनकी शॉर्ट एक्सिस होगी और लॉन्ग एक्सिस उसके परपेंडिकुलर होगी। मतलब इनकी हमेशा लॉन्गेस्ट एक्सिस जो है नेट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी। ये मैं कहना चाह रहा था कि जब इन्हें सस्पेंड करें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो ये सेट करते हैं अपनी लॉन्गेस्ट एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो अगर इनके मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लॉन्ग एक्सिस है, जैसे ये हमारी नॉर्थ साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो इनकी जो लॉन्गेस्ट एक्सिस होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी। तो अलोंग में क्या है, शॉर्ट एक्सिस है, मतलब ब्रेथ है। ठीक है, तो दे ऑलवेज ट्राइज टू सेट देयर लॉन्गेस्ट एक्सिस परपेंडिकुलर टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब बच्चे ये देखना, और इसमें ना सबसे पहले आप एक बात याद रखना कि जब ना पोल्स का डिस्टेंस ना कम हो, ये जो पोल्स है इनका डिस्टेंस कम हो, तो अगर हमने किसी प्यूट्रीफाइड डिश में या चाइना डिश में हमने कुछ स्पेसिमेन रखा है तो हमेशा उसका वीकर पोर्शन होगा एक्सट्रीम एंड्स में। ठीक है, जब स्मॉल डिस्टेंस है स्मॉल डिस्टेंस में एक्सट्रीम एंड में, और जब लार्जर डिस्टेंस होगा तो बीच में होगा वीक पोर्शन। ये याद रखना किसी भी मटेरियल का। ठीक है, पहली बात ये याद रखना, तभी ये समझ पाओगे। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला जब पोल्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, शॉर्ट डिस्टेंस हो, स्मॉल डिस्टेंस हो, तब किसी भी स्पेसिमेन का जो वीक पोर्शन होगा वो एक्सट्रीम एंड में होगा, और जब लार्ज डिस्टेंस हो तो किसी भी स्पेसिमेन का वीक पोर्शन होगा कहाँ पे, मिड डिस्टेंस में या मिड पॉइंट पे। ठीक है, तो देखो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की क्या आदत है,
ये तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में था क्योंकि यहाँ तो पोल तो सेम है। अब अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, और हमने यहाँ नॉन यूनिफॉर्म कैसे बनाई, डिस्टेंस को वेरी करके। पहले डिस्टेंस देखो, मैग्नेटिक फील्ड पोल स्ट्रेंथ वही है, पर डिस्टेंस पे भी वेरी करता है ना, मैटर करता है। तो कभी कम डिस्टेंस कर दी और कभी ज़्यादा डिस्टेंस कर दी, तो इससे हमारी मैग्नेटिक फील्ड कैसे हुई, नॉन यूनिफॉर्म हुई। सर कैसे हो सकती है, पोल स्ट्रेंथ तो सेम है। नहीं बेटा, डिस्टेंस पे भी मैटर करती है। तो हमने डिस्टेंस वेरी करके मैग्नेटिक फील्ड को नॉन यूनिफॉर्म बनाया। तो हमेशा डायमैग्नेटिक मटेरियल की क्या आदत है कि हमेशा स्ट्रॉन्गर से वीकर पार्ट की तरफ भागते हैं। कहाँ से भागते हैं, स्ट्रॉन्गर से वीकर पार्ट की तरफ। जैसे देखो स्मॉल डिस्टेंस है तो वीकर एंड कहाँ होगा, एक्सट्रीम में होगा। तो देखो एक्सट्रीम में ज़्यादा है, देखो एक्सट्रीम में मटेरियल क्या है, ज़्यादा है। एक्सट्रीम में मटेरियल ज़्यादा है और बीच में क्या आ गया, कम आ गया। तो हमेशा ये कहाँ से कहाँ भागते हैं, स्ट्रॉन्ग से वीक पार्ट की तरफ जाते हैं। आपको पता चल गया जब डिस्टेंस कम हो तो वीक पार्ट कहाँ होगा, एक्सट्रीम एंड में होगा। मतलब बल्कीनेस जो है, ज़्यादा मटेरियल कहाँ होगा, डायमैग्नेटिक स्पेसिमेन का जो चूरा है उसका ज़्यादा मटेरियल कहाँ होगा, वीक पोर्शन की तरफ होगा। और शॉर्ट डिस्टेंस में वीक पोर्शन कहाँ होता है, एक्सट्रीम एंड में होता है, तो एक्सट्रीम एंड में ज़्यादा है। जबकि लार्ज डिस्टेंस में वीक पोर्शन कहाँ होता है, बीच में होता है। इसका मतलब एक्सट्रीम एंड में यहाँ स्ट्रांग हुआ, यहाँ पे जैसे एक्सट्रीम एंड में क्या था, वीक था, और बीच में क्या था, मिड में स्ट्रांग था। और जबकि यहाँ पे उल्टा होता है, लार्ज डिस्टेंस में क्या होता है, बीच में वीक हो जाते हैं और एक्सट्रीम में स्ट्रांग हो जाते हैं। तो आपको पता है स्ट्रॉन्गर से वीकर जाएगा तो यहाँ से यू बनेगा, टीला बनेगा एक मिट्टी का। ठीक है, ये याद रखना। जब शॉर्ट डिस्टेंस हो तो एक्सट्रीम में वीक पोर्शन है और मिड में क्या है, स्ट्रांग। तो मिड मतलब स्ट्रांग से वीक की तरफ जाएगा, तो यहाँ से कम होता रहेगा और यहाँ पे बढ़ता रहेगा। पर जब लॉन्ग डिस्टेंस हो, ज़्यादा डिस्टेंस हो, तो होगा क्या, ज़्यादा डिस्टेंस में क्या है, हमारा वीक पोर्शन होता है बीच वाला और स्ट्रॉन्ग पोर्शन होता है एक्सट्रीम वाला। तो एक्सट्रीम से कम होता रहेगा और बीच में ज़्यादा बनता रहेगा। ठीक है, ये बातें हैं। चलिए इसके बाद तीसरे पे आइए। तीसरा देखिए क्या है, यहाँ पे यूट्यूब है। यूट्यूब कैसा है, ये देखो एक यूट्यूब है और इसके अंदर हमने डायमैग्नेटिक लिक्विड डाल रखा। ठीक है, यूट्यूब है और इसमें हमने क्या डाल रखा, डायमैग्नेटिक लिक्विड डाल रखा। अब होगा क्या, देखो आपने इसके एक एंड में ना मैग्नेटिक पोल्स लगा दिए, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, है ना। जैसे मान लो अब बी प्रोड्यूस हो गई, तो होता क्या है, यहाँ पे ना डिप्रेशन आता है। डिप्रेशन मतलब क्या होगा, ये ऐसे नहीं रहेगा। अभी जब पोल्स नहीं थे तो ये आपको पता ही है सेम लेवल होगा, पर जैसे हमने पोल्स लगा दिए तो कुछ तो होना था। जैसे डाया के केस में तो ऊपर को चले गया, और क्या पता पैरा के केस में उल्टा जाए, मतलब नॉर्थ साउथ से ऊपर चल जाए लेवल, लिक्विड का कॉलम ऊपर जाए, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। अगर यहाँ से कम होगा तो वहाँ पे बढ़ेगा, ऑब्वियसली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। ये तो आपने पढ़ा ही है ना, लिक्विड में पढ़ा था ना हमने, वो चीज़ें। तो होता क्या है, जिस तरफ ना डायमैग्नेटिक के केस में बता रहा हूँ कि जिस तरफ हमने पोल लगाए वहाँ से डिप्रेशन होता रहता है। डिप्रेशन मतलब वहाँ से डाउनफॉल होता रहता है और दूसरी साइड क्या हो जाएगा, अपराइजिंग हो जाएगी, ऐसा है। तो जब हम क्या करें, किसी डायमैग्नेटिक लिक्विड के यूट्यूब में नॉर्थ साउथ पोल लगाएं, तो होता क्या है, जिस साइड नॉर्थ साउथ पोल लगा रखा वहाँ से डिप्रेशन में जाता है लिक्विड डायमैग्नेटिक, और दूसरी साइड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। तो लेवल ऑफ द डायमैग्नेटिक लिक्विड इन अ यूट्यूब इज डिप्रेस डाउनवर्ड इन द एंड बिटवीन द पोल। पोल के बीच में जो एंड है वहाँ से डिप्रेस होगा और दूसरी साइड बढ़ जाएगा, ये चीज़ है। ठीक है, अब देखो एक फाइनल चीज़ क्या है, मान लो मैंने एक मैग्नेट रखा हुआ है, मतलब डायमैग्नेटिक मटीरियल है, यहाँ पे एक डायमैग्नेटिक मटीरियल है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनी बी। आपको पता है इनके बीच में रिपल्शन होता है, आपको पता है डायमैग्नेटिक मटेरियल हमेशा रिपेल करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। तो आप बताओ, अगर रिपेल करेगा डायमैग्नेटिक मटेरियल तो क्या ये अपने अंदर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास होने देगा? नहीं होने देगा, क्योंकि रिपल्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना मैग्नेटिज्म, आपने अभी पढ़ा था। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि ये प्रीफर नहीं करते कि इनके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो। क्यों? क्योंकि भाई ये रिपेल करते हैं, रिपेल होगा तो वो पास ही नहीं होने देगा। इसका उल्टा सोचो अब, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है एक्सटर्नल, वो भी क्यों इसके अंदर से पास होना चाहेगी? नहीं होना चाहेगी ना, वही बात है। तो जब हम किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल को रखें तो भाई, और अगर उसके चारों तरफ हम एक्सटर्नल फील्ड बनाएं मैग्नेटिक, तो एक्सटर्नल फील्ड की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो प्रीफर नहीं करती डायमैग्नेटिक मटेरियल से पास होना। आपको पता है क्यों? क्योंकि इनके बीच में होता है रिपल्शन, इसलिए वो पास होना नहीं चाहती। तो अगर आप पे क्वेश्चन ऐसा आएगा, देखो आपको पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से प्रैक्टिकल अप्रोच देखी जाएगी डायग्रामेटिकल, तो वो पूछ सकते हैं ये क्या है, कौन सा मटेरियल है। तो आपको पता है भाई इन दोनों के बीच में हो रहा है रिपल्शन, और रिपल्शन होता है डायमैग्नेटिक मटेरियल में, है ना, क्योंकि वो फीबली मैग्नेटाइज होता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो पास नहीं होने देगा ये। ठीक है, तो ये याद रखना। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ें हैं, इसका ना जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है वो लेस देन 1 होती है।
रिलेटिव परमेबिलिटी लेस देन 1 मतलब समझ में आया आपको क्या चीज़ है? ये तो आपको समझ में आ गया। अब मिटा देता हूँ, ये लिख लेना, म्यू आर लेस देन 1 है। इसका मतलब क्या हो, म्यू आर होता है बी एम बाई बी नॉट, क्योंकि म्यू एम बाई मी नॉट होते तो बी एम बाई बी नॉट हुआ, लेस देन 1 हुआ। इसका मतलब बी एम इज़ लेस देन बी नॉट, ये सही है ना? बी एम इज़ लेस देन बी नॉट, ठीक है। मतलब जो हमारा ये मैग्नेट, जो हमारा मटेरियल है डायमैग्नेट की, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एक्सटर्नल से हमेशा कम होगी। ऐसा क्यों है भाई? आप खुद सोचो। मान लो समुद्र का पानी ऐसे जा रहा, ठीक है, और आप अप स्ट्रीम कर रहे हो, तो गलती नहीं, अप स्ट्रीम करना उल्टा नहीं हो गया? समुद्र का बहाव इधर है, आप ऊपर को आ रहे हो, तो आपकी वेलोसिटी पहले के मुकाबले ज़्यादा होगी, कम होगी? ऑब्वियसली कम होगी, इसे अप स्ट्रीम बोलते हैं। पर अगर आप डाउन स्ट्रीम में जा रहे हो, नदी के सहारे जा रहे हो, तो एक तो आपके मोटर इंजन की खुद की स्पीड होगी, और एक आपको नदी भी, जो स्ट्रीम है ना, उसकी स्पीड भी आपको मिलेगी, तो ऐड हो जाएगी v प्लस यू, और ऊपर जाने में v माइनस यू। तो यहाँ पे भी ऐसी है। अब मैग्नेटिज्म कम क्यों है? क्योंकि आप तो भाई पूरे पहाड़ को अपोज कर रहे हो। पहाड़ क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। आपकी क्या औकात होगी? तो वो कम हो जाएगी। तो बी एम इज़ लेस देन बी नॉट, क्योंकि बी एम बी नॉट से कम है। देखो आपको पता ही है, यहाँ पे लिख भी रखा है, बी एम जो है बी नॉट से क्या है? कम है, तो म्यू आर 1 से कम आएगा। अब यार बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि अगर म्यू आर 1 से कम है डायमैग्नेटिक में, म्यू आर तो 1 प्लस काई एम होता है, म्यू आर 1 से कम है, 1 से कम है, मुझे नहीं पता कितना होगा, मान लो यहीं से बोलता हूँ मैं 0.2 हो गया। अब ये 1 इधर आएगा, तो 0.2 माइनस 1 कितना होगा? माइनस का 0.8। अगर ये 0.4 हो गया, क्योंकि 1 से कम ही होगा, 0.4 हो गया, तो 0.4 माइनस 1 होगा, माइनस का 0.6। मतलब जो काई एम एक्स ससेप्टिबिलिटी वो नेगेटिव आएगी। क्या आएगी? नेगेटिव। जब भी म्यू आर 1 से कम होगा तो नेगेटिव आएगी। आपको पता है म्यू आर फिर कितना होगा? 1 से कम है तो 0.8 भी ले लो, तो 0.8 और 1 इधर आएगा, 0.8 माइनस 1 कितना? माइनस का 0.2, तो इसका मतलब नेगेटिव आएगी। चलो नेगेटिव तो है, साथ में ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड नहीं करती, आगे जाके टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंस है। तो डायमैग्नेटिक मटीरियल का जो काई एम है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। और इसका एक्सेप्शन एक है बिस्मथ। बिस्मथ में बहुत उल्टा पुल्टा होता है। आपको पता है बिस्मथ लिक्विड होता है, बहुत सी चीज़ें हानिकारक होता है, ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं। तो इसको समअप कर लो यार। समअप क्या है? पहली बात क्या है कि अगर हम फ्रीली सस्पेंड करें किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल को, तो इसकी जो लॉन्गेस्ट एक्सिस होगी वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, और जो इसकी शॉर्टेस्ट एक्सिस होगी वो उसके अलॉन्ग होगी। पहले तो यही याद रखना कि जो लॉन्गेस्ट एक्सिस है वो परपेंडिकुलर होगी। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताया कि अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो तो उसमें वेरिएशन डिस्टेंस के साथ कैसे लाया जा सकता है कि अगर पोल के बीच में डिस्टेंस कम है तो वीकर एरियाज़ क्या होंगे? एक्सट्रीम होंगे, और स्ट्रॉन्गर एरियाज़ का होंगे? बीच में होगा। और अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो वीकर एरिया होगा बीच का और स्ट्रॉन्गर एरिया होगा एक्सट्रीम। और डायमैग्नेटिक मटेरियल की हमेशा आदत होती है कहाँ से कहाँ जाने में? स्ट्रॉन्गर से वीकर। तो जब डिस्टेंस कम है तो स्ट्रॉन्ग कहाँ है? बीच में। और वीक कहाँ है? यहाँ। तो स्ट्रॉन्ग से कहाँ जाएगी? वीक में। तो बीच में गड्ढा और ऊपर ऐसे। पर अगर लार्ज डिस्टेंस है तो स्ट्रॉन्गर कहाँ होगा? एक्सट्रीम में। और वीकर कहाँ होगा? बीच में। तो फिर एक्सट्रीम से कहाँ जाएगी? बीच में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग से कहाँ जाना है? वीक में। ये बात है। तीसरी बात, यूट्यूब जो हमारा था तो उसमें क्या होगा? जिस तरफ पोल लगा रखे हैं उसी तरफ से डिप्रेशन होगा और दूसरी एंड में राइजिंग होगी, अपराइजिंग। फिर उसके बाद क्या है आपको पता है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो क्या होगा? जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की फील्ड लाइंस होगी वो प्रीफर नहीं करेगी इससे पास होना, दूर से जाएगी, मतलब डेविएट हो जाएगी, अंदर से नहीं गुजरेगी। इसके बाद फाइनली आपको क्या पता चला? इसका म्यू आर जो होता है 1 से कम होता है, और म्यू आर 1 प्लस काई एम होता है। तो म्यू आर अगर 1 से कम है तो काई एम नेगेटिव आएगा, नेगेटिव भी है और टेम्परेचर पे डिपेंड भी नहीं करेगा, ठीक है। और इसके बाद एक्सेप्शन एक ही है इसका, जिसका नाम है बिस्मथ, ठीक है। ये चलिए, अब बारी आ गई है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। तो अगर तुम्हें डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का याद है तो पैरा इतना हार्ड नहीं होगा, और अगर पैरा याद हो जाएगा तो फेरा तो इसका बड़ा भाई है, एक्सट्रीम लेवल में करेगा जो ये करेगा, बस और कुछ नहीं। तो डाई थोड़ा रिकॉल कर लो। डाई कैसे होते हैं बताओ? नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक होता है। पैरा कैसा होगा फिर? पोलर डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। अब मैं और कुछ नहीं बोलूँगा, तुम्हें याद हो गया। डायमैग्नेटिक कैसे होता है? नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक होता है। पैरा कैसा होगा? पोलर डाई इलेक्ट्रिक होगा। दोबारा रिकॉल करो, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के जो इंडिविजुअल एटम मॉलिक्यूल आयंस होते थे उनका अपना कोई डायपोल मोमेंट नहीं होता था, जीरो डायपोल मोमेंट होता था।
तो पैरा में क्या होगा, पैरा के जो सब्सटेंसेस हैं उनका जो इंडिविजुअल एटम मॉलिक्यूल आयन है उनका नॉन जीरो, वहाँ डाया में जीरो था, यहाँ पे नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो substances in which each individual atom molecule ion has net non-zero, डाया में क्या था, जीरो था, यहाँ पे है नॉन जीरो। तुम्हें वैसे केमिस्ट्री से पता है डायमैग्नेटिक में पेड अप इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पैरा में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फेरो में लार्ज नंबर में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये तुमने पढ़ा है। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो हमारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस था वो क्या करता था, वो रिपेल करता था और अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता था विद रेफरेंस टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होता था, और डाया की बात कर रहा हूँ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होता था और उससे अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता था। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या होगा, एक तो ये अट्रैक्ट होंगे और ये सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएंगे। तो when such substances is placed in external magnetic field they gets weakly attracted and magnetized in the same direction। यहाँ पे बस नई चीज़ें याद करनी है, एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, लिथियम, मैग्नीशियम, ये चीज़ें। चलिए फीचर्स में आते हैं। जब डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को हम फ्रीली सस्पेंड करते थे तो उनकी लॉन्गेस्ट एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती थी। मैग्नेटिक फील्ड के क्या होती थी, परपेंडिकुलर। यहाँ क्या होगी, पैरेलल। तो देखो लॉन्गेस्ट एक्सिस अलोंग मतलब पैरेलल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ें। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या होता था, आपको याद है जब छोटा डिस्टेंस होता था तो वीक एरिया होता था एक्सट्रीम और स्ट्रॉन्गर एरिया होता था मिड, ठीक है। और कर्वेचर आपको पता है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हमेशा स्ट्रॉन्गर से वीकर जाता था। स्ट्रॉन्गर से वीकर जाएगा स्मॉल डिस्टेंस में, मतलब आपको पता है स्मॉल डिस्टेंस में स्ट्रॉन्गर बीच का होता था और एक्सट्रीम क्या होता था, वीकर होता था। तो कर्वेचर ऐसे बनना था, साइड में जमा होना था ज़्यादा एक्सट्रीम एंड में। यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ स्ट्रॉन्ग से वीक जाएगा, नहीं यहाँ वीक से स्ट्रॉन्गर जाएगा। यही तो बात है, डायमैग्नेटिज्म में हमेशा चाहे कुछ भी हो स्ट्रॉन्ग से वीक जाता था। वो अलग बात थी कि जब कम डिस्टेंस होता था पोल्स के बीच नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो एक्सट्रीम वाले वीक होते थे, मिड वाला स्ट्रॉन्ग होता था। अब ज़रा समझो, छोटे डिस्टेंस की बात करते हैं, एक्सट्रीम में क्या है, वीक, और बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग। डाया हमेशा जाता है कहाँ से, स्ट्रॉन्ग से वीक। तो बीच में स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ से कम होने लग जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग से वीक जाने और साइड में जमा हो जाएगा। जबकि पैरा में क्या होगा, पैरा में वीक से स्ट्रॉन्ग जाता है और छोटी डिस्टेंस में वीक कहाँ होता है, एक्सट्रीम में। तो एक्सट्रीम से कम होगा और स्ट्रॉन्ग की तरफ जाएगा, मतलब बीच की तरफ जाएगा। वीक यहाँ होता है ना, यहाँ से कम हुआ, स्ट्रॉन्ग से कहाँ जाना है, वीक, मतलब वीक से कहाँ जाना है, स्ट्रॉन्ग, यह है। और लार्ज डिस्टेंस में क्या होता है, एक्सट्रीम में स्ट्रॉन्ग होता है, सही बात है, एक्सट्रीम में स्ट्रॉन्ग होता है और बीच में क्या होता है, वीक होता है, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा, वीकर से स्ट्रॉन्ग जाएगा, तो बीच से कम हो जाएगा और वहाँ से जमा होता रहेगा। तो ये दिमाग में 10 बार पढ़ना जो मैंने बोला ऑडिबली, ठीक है, कि जब छोटा डिस्टेंस हो तो स्ट्रॉन्ग कहाँ होता है, बीच में, और साइड में क्या होता है, एक्सट्रीम एंड में वीक होता है। तो जो आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो स्ट्रॉन्ग से वीक जाएगा, मतलब बीच से एक्सट्रीम में जाएगा, तो बीच से कम हो जाएगा, एक्सट्रीम में बढ़ जाएगा। जबकि पैरा जाता है कहाँ से, वीकर से स्ट्रॉन्ग, तो एक्सट्रीम से कम होता रहेगा और वीक में, बीच में ज़्यादा होता रहेगा, ठीक है। इसका उल्टा वहाँ से पढ़ लेना। आते हैं यूट्यूब में। तो यूट्यूब में क्या होता है, यहाँ पे तो छोड़ो, पहले डाया का समझो। तो जिस एंड में आपने पोल से लगाए होते हैं वहाँ से डिप्रेस होता रहता है लेवल और दूसरी साइड बढ़ता रहता है। यहाँ पे उल्टा होगा, जिस एंड में लगाया होगा उस तरफ अट्रैक्ट होगा तो उस तरफ और ऊपर चले जाएगा, मतलब वहाँ पे अपराइजिंग आएगी। देखो तो लिक्विड लेवल राइजेज एट द मैग्नेटिक एंड, जिस तरफ लगा रखा वहीं पे अपराइजिंग आएगी, ऊपर जाएगा। चलिए, क्योंकि डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है, रिपेल करता है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उससे पास होना नहीं चाहती, और यहाँ पे तो अट्रैक्शन है, तो यहाँ पे तो जितना हो पाए उतना पास होगी, चाहे एक दूसरे से लड़ना भी पड़े तो पास होगी। ये हो गया। इसके बाद वहाँ पे म्यू आर जो था रिलेटिव परमेबिलिटी वो 1 से कम थी, यहाँ 1 से ज़्यादा होगी। आपको पता है म्यू आर होता है 1 + काई एम। अब ये 1 से ज़्यादा है, मान लो 1.3 है, तो 1.3 - 1 आएगा 0.3, मतलब पॉजिटिव आएगा, तो काई एम पॉजिटिव आएगा। पर काई एम वहाँ पे टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता था, यहाँ पे करेगा। तो यहाँ पे काई एम जो होता है सक्सेप्टिबिलिटी, इसका मतलब I/H,
I/H वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो अगर मैंने सिर्फ इन्वर्स होता है, तो अगर मैंने सिर्फ काई एम और टेम्परेचर का ग्राफ बनाया होता तो इन्वर्स होता। पर अगर मैं 1/, टेम्परेचर देखूं तो क्या होगा, और अगर 1/, काई एम देखूं तो क्या होगा। तो पहले देखो यहाँ पे काई एम और 1/, टेम्परेचर हो, तो काई एम टेम्परेचर के इन्वर्स है, पर 1/, टेम्परेचर के डायरेक्ट है, तो सीधी लाइन आती। ऐसे से ही आप समझ सकते हो कि अगर यहाँ 1/, काई एम होता, इसको उल्टा कर दो, 1/, काई एम होता और टेम्परेचर होता, तब भी डायरेक्ट लाइन आती। तो देखो पैरा कितना आसान हो गया अगर आपने डाया ठीक से पढ़ा हो। ठीक है, फेरो की बात करेंगे। फेरो इसका बड़ा भाई है, होगा ऐसे ही बड़ा भाई। चलिए अब हमें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में पढ़ना है। देखो पैरा याद कर लिया तो फेरो तो याद हो ही जाएगा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी ऐसे सब्सटेंस होंगे जिसका ईच इंडिविजुअल एटम मॉलिक्यूल आयन का नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट होगा। बट पैरा क्या थे, वीकली अट्रैक्ट हुए। फेरो क्या होंगे, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रांगली मैग्नेटाइज भी होंगे। ये क्यों होता है, बाय वर्च्यू ऑफ लार्ज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इनकी वजह से होता है। तो जितने भी स्ट्रांग हम मैग्नेट बनाते हैं वो इनसे ही बनाते हैं, जैसे आयरन से बनाएंगे, स्टील से बनाएंगे, तो इनसे ही बनते हैं। क्योंकि फेरस, कोबाल्ट, निकेल जो है 26, 27, 28 इनके लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको पता है फिर कॉपर, जिंक में कम हो जाते हैं। ठीक है, तो दो सब्सटेंसेज इन विच ईच इंडिविजुअल एटम आयन मॉलिक्यूल हैज़ ए नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, पुरानी बात है। बट जैसे पैरामैग्नेटिक में होता है, बट ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज भी होते हैं, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज भी होते हैं। बट मेन बात क्या, देखो एग्जांपल देखना, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, फेकोनी, फेको नहीं, याद रख लेना। अब वही बात है, ये सारी वही प्रॉपर्टी शो करेंगे बट ग्रेटर एक्सटेंट से करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी, जैसे ये अपनी लॉन्गेस्ट एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे, इन पे भी वही बनेगा। जब छोटा हो तो बीच में बड़ा, और जब ग्रेटर डिस्टेंस हो तो बीच में डिप्रेशन और एक्सट्रीम एंड में बल्जीनेस। फिर इसके बाद क्या होगा, इसमें भी जिस तरफ मैग्नेट लगा उसी तरफ यूट्यूब का लेवल बढ़ेगा। इसमें भी बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर से पास होंगी। ठीक है, इसमें भी फिर म्यू आर जो होगा 1 से ज़्यादा होगा, काई एम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आएगा और काई एम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। पर यहाँ जो मैडम क्यूरी थी उन्होंने बहुत अच्छी डिस्कवरी करी थी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में हर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक बनता है। मतलब उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हिंडर हो जाती है, कम हो जाती है, सप्रेस हो जाती है। उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अब कम होने लगते हैं, पेडअप होने लगते हैं, और वो अब स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करता, वीकली अट्रैक्ट करता है। डाया तो बनता नहीं, पर फेरो से पैरा बन जाता है। फेरो से पैरो मतलब, फेरो से पैरा मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज़ बदल जाना। क्यूरी टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे हर अलग अलग होता है, हर सर्टेन मटेरियल के लिए अलग होगा, पर यहाँ पे हर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाएगा। जैसे बात करें आयरन के लिए तो ये 1000 केल्विन में होता है। आयरन जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर में वो कैसा होता है, वो होता है हमारा फेरोमैग्नेटिक। बट 1000 केल्विन में वो कैसा बिहेव करता है, पैरामैग्नेटिक के जैसे बिहेव करता है। अब हमने यहाँ टेबल बनाया, आप लोग टेबल देखना। ये जो ई है ये एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 1.1, 1.2, 2 हो सकता है। डाया, पैरो, फेरो आप देखना, काई मैंने आपको बता रखा है नेगेटिव और जीरो के बीच में होगा, म्यू आर 0 और 1 के बीच में होगा। और यहाँ पे कौन बड़ा होता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ बी एम ज़्यादा होता है बी नॉट से, तो म्यू एम ज़्यादा होगा, यहाँ पे एयर वाला बी नॉट ज़्यादा होता है बी एम से, तो यहाँ पे फिर म्यू नॉट ज़्यादा होगा म्यू से। तो ये डाया, पैरा, फेरो आप लोग एक बार टेबल के सारे देखना, मैंने आपको समझा दिया है। अब हम पे 2 ही टॉपिक बचे, एक तो हमें क्यूरी लॉ पढ़ना है मैग्नेटिज्म में, और एक बार हमें हिस्टैरिसीस या हिस्टैरिसीस कर्व देखना है। ठीक है, ये चीज़ चलिए अब हम क्यूरी लॉ को पढ़ेंगे। और क्यूरी लॉ मैग्नेटिज्म में क्या कहता है, ये लोग आप देखिए क्यूरी लॉ मैग्नेटिज्म में ये कहता है कि जो आपने वो देखा था ना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या थी, द एक्सटेंट अप टू विच अ गिवन मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज इन अ मैग्नेटाइजिंग फोर्स या फील्ड। तो इन्होंने यही बोला कि ये जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होती है किसी मैग्नेटिक मटेरियल की, मतलब आई, ये 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड या फोर्स, तो फील्ड ही मान लिया हमने, फोर्स अभी आगे इंट्रोड्यूस करा देंगे, है ना,
कि आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ये बोल दिया। और आपको पता है आई जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। सर ये हमें कहाँ बताया था आपने, तो ये देखो ना बच्चे, काई एम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर तो हमने इस्टेब्लिश कराई है। काई एम होता है आई बाई कितना, एच, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और आई और टी का देखो कैसे रिलेशन है, इन्वर्स है, तो यहाँ से ना, तो आई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये दो चीज़ें हैं, दोनों को जोड़ते हैं। तो देखो आई जो है बी के डायरेक्ट, टी के इन्वर्स, ऐसा आ गया। आई जो है बी के डायरेक्ट और टी के इन्वर्स। बट तुम्हें पता है कि B इज इक्वल टू म्यू एच होता है, ये तो तुम्हें पता है। म्यू अगर कांस्टेंट हुआ तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच हो गया, ये भी तुमको पता है। B म्यू नॉट म्यू एच होता है, तो म्यू अगर कांस्टेंट हुआ तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच आया। तो मतलब I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B बाई टी था, इसका मतलब I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H बाई टी आ जाएगा। ये सही है ना बच्चे, B की जगह H डाल दिया, इसका मतलब I बाई H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा 1 बाई टी के, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा टी के। H को मैंने नीचे भेज दिया, तो I बाई H इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया टी के। बट अगर आपको याद होगा तो I बाई H कुछ और नहीं होता, काई एम होता है। तो काई एम आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया टी के। ये तो आपको पता है कि आई बाई एच क्या होता है, काई एम होता है, तो काई एम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया टी एम के, टी के। डायरेक्ट हटाए कांस्टेंट आएगा, है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है, कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट का नाम सी हो जाएगा, ये आपकी रिलेशन आ जाएगी। काई एम इज सी बाई टी, सी क्या है, क्यूरी कांस्टेंट, सी आपका क्या है, क्यूरी का कांस्टेंट है, ये चीज़ है, ठीक है। ये आपको आगे समझ में, ठीक है। और अगर हम ग्राफ बनाएं आई और एच बाई टी का, तो देखो आई एच बाई टी के डायरेक्ट है, तो अगर हम ग्राफ बनाएं किस का, आई और एच बाई टी का, तो वो कैसी लाइन आएगी, डायरेक्ट लाइन आएगी, ये चीज़ है, ठीक है। बस क्यूरी कांस्टेंट हो गई, सारी चीज़ होगी। आपका क्यूरी लॉ था किसमें, मैग्नेटिज्म में, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब देखिए हमारा आखिरी टॉपिक इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और अर्थ मैग्नेटिज्म की यूनिट का, जिसको हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस कर्व। कोई हिस्टेरेसिस भी कहता है, पहले मैं हिस्टेरेसिस कहता था, आज आपको हिस्टेरेसिस कह रहा हूँ। हिस्टेरेसिस कर्व देखो क्या बताता है, जैसे हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बहुत तरह से यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट में, स्पेसशिप में, रेडियो ट्रांजिस्टर में, बहुत जगह यूज़ करते हैं। तो हम चाहते हैं, जैसे आपने समझा होगा, तो यहाँ पे मैग्नेटो स्पीकर से आपने निकाला, उसमें आप सिक्का रगड़ते हैं, पिन रगड़ते हैं, तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है ना, ये एक फिनोमिना होता है। हम इससे एक लेवल ऊपर जाएंगे, हम उसको भी ख़त्म करेंगे, जो उसके अंदर डेवलप हो गया उसको भी ख़त्म करना है। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आएगी, उसके बारे में पढ़ना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइकिल ऑफ मैग्नेटिक प्रोसेस चलाते हैं, बहुत सारी साइकिल ऑफ मैग्नेटिक प्रोसेस, कि पहले उसको मैग्नेटाइज करते हैं, फिर उसे डीमैग्नेटाइज करते हैं, फिर रिवर्स मैग्नेटिज्म करते हैं, फिर रिवर्स डीमैग्नेटाइज करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी हम पे साइकिल चलती है। बेसिकली कर्व ऐसे आता है, ओ से ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, फिर एफ से ए। ओ से ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ और एफ से ए, ऐसे चलता है ये कर्व हमें किसके बारे में बताता है। यहाँ पे देखो एक एक्सिस में तो या तो हमें मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन लेना है, कि जिससे चीज़ें मैग्नेटाइज होती है, जिससे मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, मैग्नेटाइज होता है। या तो ये ले लो, या आप लोग क्या ले सकते हो, आप लोग आई ले सकते हो। आई क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब कितना मैग्नेटाइज हो पाया। और एक एक्सिस में आपको वो फोर्स या वो फील्ड लेनी है जिसकी वजह से मैग्नेटाइज हो पाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लेना है कि वो फील्ड जो मैग्नेटाइज कर सकती है, या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब जिस हद तक मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज हो पाया, मतलब उसमें मैग्नेटिज्म आ पाया। और एच क्या है कि जो फोर्स या जो फील्ड ऐसा कर सकती है किसी मैग्नेटिक मटेरियल के साथ, ये चीज़ है। तो बी और आई और एच का देखते हैं हम यहाँ पे ग्राफ, ये है, ठीक है। फिनोमेना कुछ होता नहीं है, आपको पता ही है। हिस्टेरेसिस क्या है वो मैं आपको बता दूंगा बाद में। एक्चुअली इसमें लैगिंग बिहाइंड देखते हैं कि कौन लैग कर रहा है, कौन लीड कर रहा है, मतलब बी और आई कितना लैग कर रहे हैं एच से, और कितना लीड कर रहे हैं, इसके बारे में।
तो ये कर्व जनरली हमें क्या बताता है, बी और आई मतलब मैग्नेटिक फील्ड या कितनी हद तक वो मैग्नेटाइज हो पाया, मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, उसका हम बिहेवियर देखते हैं किसके साथ, मैग्नेटाइजिंग फोर्स के साथ। तो जो हमारा मटेरियल होता है ना, उसमें ना बिहेवियरल चेंज आता है बहुत ज़्यादा। कभी वो मैग्नेटाइज पॉजिटिव डायरेक्शन में करता है, कभी नेगेटिव करता है, कभी अगेंस्ट करता है, कभी फॉर करता है, कभी उससे मैग्नेटिज्म डीमैग्नेटाइज हो जाता है, कभी रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन चलाते हैं। मेनली देखो इससे तो बहुत कुछ कट गया है, और मेनली हमारे लिए कॉम्पिटिशन और बोर्ड में इसके दो टर्म्स है, रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी। देखो रिटेंटिविटी का एक और नाम है रेमानेंस, रिटेंटिटी और रेमानेंस, पर सबसे तीसरा नाम बढ़िया है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। नाम ही बता रहा है, रेजिडुअल मतलब जो बचा रह गया, जो मैग्नेटिज्म बचा रह गया। यहीं से इसकी डेफिनेशन आई कि जब हम इस मैग्नेटाइजिंग फोर्स को हटा भी दें, मैग्नेटाइजिंग फोर्स का काम क्या होता है, जो हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक की ही बात करेंगे, तो जो हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसको मैग्नेटाइज करने के लिए जिस फोर्स का या फील्ड का यूज़ करेंगे उसे हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म क्या हुआ, देखो जब हमने इस फोर्स को हटा दिया, तो आपको पता है जैसे सिक्का हो गया या निडल हो गई, पिन हो गई, उसमें कुछ मैग्नेटिज्म जिंदा रह जाता है, बचा रह जाता है, तो उसे ही हम रिटेंटिटी, रिटेंशन, रेमेनेंस या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड रह जाए किसी स्पेसिमेन में, स्पेसिमेन आपको पता है फेरोमैग्नेटिक ही होगा जब हम मैग्नेटिक फोर्स को हटा दें या उसे जीरो कर दें। बस यही है सिंपल सी बात कि कुछ स्पेसिमेन है हम पे फेरोमैग्नेटिक, उसमें जो हम पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बचा रह गया कब भी, या इवन जब हमने क्या कर दिया, मैग्नेटाइजिंग फोर्स को हटा दिया, जीरो कर दिया, तब भी उसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बचा रह गया, उसे क्या बोलते हैं, रिटेंटिटी या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म या रिटेंशन कहते हैं, ठीक, या रेमेनेंस कहते हैं। अब देखो कोर्सिविटी क्या है, ये जो बचा रह गया इसको भी ख़त्म करना है, ये जो बचा रह गया इसको भी ख़त्म करना है। तो देखो ख़त्म कैसे करेंगे, इसे पैदा किसने करा, एच ने, इसे ख़त्म भी एच ही करेगा। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में इसने प्रोड्यूस करा वो मैग्नेटिक फील्ड, किसने, मैग्नेटाइजिंग फोर्स ने, एच ने जो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक स्पेसिमेन में, फेरोमैग्नेटिक स्पेसिमेन में पैदा करा, किसने, एच ने, क्या पैदा करा, बी पैदा करा, किसमें, इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। अगर ऐसी डायरेक्शन में पैदा करा तो मैं, अगर मैं ऐसी डायरेक्शन में दोबारा फ्लो करवा दूं तो ख़त्म हो जाएगा, या अगर ऐसी डायरेक्शन में पैदा करा पॉजिटिव में तो नेगेटिव में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इट रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स रिवर्स वाली दैट इज अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन टू मेक द रिटेंटिटी जीरो। बस सिंपल सी बात कि ये जो रिटेंशन हुआ था ना, ये रिटेंशन कब हुआ था, हमने मैग्नेटाइजिंग फोर्स हटा भी दिया था, तब भी जो हमारा स्पेसिमेन था फेरोमैग्नेटिक उसमें कुछ मैग्नेटिज्म रिसाइड कर रहा था, रिटेन हो रहा था। अब उसको भी ख़त्म करना है तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फोर्स को लगाना पड़ेगा, यही बात है, ठीक है। तो रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी आपको समझ में आ गई, रिटेंशन मतलब बचा रहना, कोर्सिविटी बिल्कुल ही ख़त्म कर देना। तो अगर ऐसे एच ने, ऐसे मैग्नेटाइजिंग फोर्स ने इसे पैदा करा था तो ऐसे में ख़त्म कर देगा। बच्चों ये देखो सॉफ्ट आयरन और स्टील का हिस्टैरिसीस या हिस्टैरिसीस जो कर्व है उसको हमने देखा है, डेटा से हमने बनाया तो हमें ये पता चला कि सॉफ्ट आयरन का लंबा है और नैरो है, लॉन्ग एंड नैरो, और जबकि स्टील का कैसा है, वाइड है और छोटा है, तो शॉर्ट एंड वाइड। इससे क्या चीज़ें पता चलती हैं वो आपको पता चलेगा। जनरली हिस्टैरिसीस का काम एनर्जी लॉसेस का होता है। सॉफ्ट आयरन का याद रखना, अगर आपको कुछ ना दिया हो तो आपको याद रखना है जो लंबा और नैरो है, जो लॉन्ग और नैरो है वो सॉफ्ट आयरन है, और जो वाइड और छोटा है वो आपका स्टील है, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने। तो जैसे कि आप लोगों ने ये देखा, आपको ये पता चला जो हमने ये हिस्टैरिसीस कर्व बनाया किस किस के बीच में, सॉफ्ट आयरन और स्टील के बीच में। तो सॉफ्ट आयरन का जो हिस्टैरिसीस कर्व है वो कैसा है, लॉन्ग एंड नैरो है, और स्टील का कैसा है, वाइड एंड शॉर्ट है। इससे देखो इस डायग्राम को अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो आपको क्या क्या चीज़ें पता चलेगी, ठीक है। आपको यहाँ से ये रिमेंबर रखना है, याद रखना है कि आयरन की रिटेंटिविटी स्टील से ज़्यादा है, ठीक है, या आयरन की रिटेंटिटी क्या है, स्टील से ज़्यादा है। पहली बात तो ये याद रखना। दूसरी बात कोर्सिविटी आयरन की ही क्या है, कम है स्टील से। तो याद रखना आयरन की रिटेंटिटी ज़्यादा है स्टील से और कोर्सिविटी स्टील की ज़्यादा है आयरन से। क्यों है, तो ये थोड़ा क्या होगा, सिलेबस से बाहर हो जाएगा, पर आप बुक में मिलेगा तो पढ़ लेना, नहीं तो गूगल कर लेना, ठीक है। तो आयरन की रिटेंटिविटी जो है, या रिटेंटिटी या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म या रेमेनेंस
क्या है, स्टील से ज़्यादा है, जबकि स्टील की कोर्सिविटी ज़्यादा है। सॉफ्ट आयरन क्या है, ईजिली मैग्नेटाइज हो जाएगा एज़ कंपेरिजन टू स्टील, पहली बात ये। और फिर स्टील में लॉस भी एनर्जी का या हिस्टेरेसिस जो लॉस होता है वो ज़्यादा होता है। मतलब मैग्नेटिज्म, मतलब सक्सेसिव साइकिल ऑफ मैग्नेटिज्म डीमैग्नेटिज्म से आयरन का नेचर ख़राब हो जाता है, या जो भी स्टील है उसका नेचर क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। सॉफ्ट आयरन का क्या है, सॉफ्ट आयरन का जो हिस्टेरेसिस लूप है या कर्व है वो कैसा है, लॉन्ग है, नैरो है। स्टील का कैसा है, शॉर्ट एंड वाइड है। आयरन की रिटेंटिविटी स्टील से ज़्यादा है, स्टील की कोर्सिविटी क्या है, आयरन से ज़्यादा है। इसका मतलब रिटेंटिविटी ज़्यादा है, मतलब आयरन अच्छा रेजिडुअल मैग्नेटिज्म रखता है। और कोर्सिविटी मतलब अगर ख़त्म करना है हमें वो मैग्नेटिज्म तो स्टील में जल्दी हो जाएगा। स्टील में हिस्टेरेसिस लॉस भी बहुत ज़्यादा होंगे और सॉफ्ट आयरन जो है ज़्यादा ईजिली मैग्नेटाइज हो जाएगा। इसके बाद देखो हिस्टेरेसिस कर्व मैंने आपको बता ही दिया। इसमें हम क्या देखते हैं कि आई और बी कैसे लैग कर रहा है, किससे, मैग्नेटाइजिंग फोर्स से। आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड कैसे लैग करते हैं बिहाइंड एच। लैग मतलब पीछे रहना, बिहाइंड एच। जब हम क्या करते हैं, किसी मैग्नेटिक स्पेसिमेन को साइकिल ऑफ मैग्नेटिज्म से सब्जेक्टेड कराते हैं, अप्लाई कराते हैं या घुमाते हैं, ठीक है। तो आई और बी जो हैं लैग करते हैं। अब ये तीनों आपके फाइनल पॉइंट है, ये आप खुद याद करना कि जैसे परमानेंट मैग्नेट है तो परमानेंट मैग्नेट वो बढ़िया होगा, ये आपको फैक्ट में याद रखना है, जिसकी हाई हो क्या, रिटेंटिविटी भी, कोर्सिविटी भी और परमेबिलिटी भी। तीनों चीज़ें अगर हाई होंगी किसी चीज़ में तो वो अच्छा परमानेंट मैग्नेट बनेगा, जैसे हॉर्सशू मैग्नेट या बार मैग्नेट होते हैं। इसके लिए हम जैसे स्टील यूज़ करते हैं, क्योंकि स्टील में रिटेंटिविटी भी हाई होती है, कोर्सिविटी भी हाई होती है और परमेबिलिटी भी हाई होती है। बात करें अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो आपकी क्या है, हाई परमेबिलिटी, परमेबिलिटी बहुत हाई होनी चाहिए। रिटेंटिविटी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। 1 मिनट में चेक करूं, परमेबिलिटी है या ये तो कुछ और देखेंगे। परमेबिलिटी ही हाई होनी चाहिए, रिटेंटिविटी लो होनी चाहिए। कोर्सिविटी इलेक्ट्रोमैग्नेट की, कोर्सिविटी मतलब एकदम से ख़त्म होनी चाहिए, तो हाई कोर्सिविटी होनी चाहिए ना। हाई कोर्सिविटी मतलब जितना लगेगा, लो कोर्सिविटी होनी चाहिए, मतलब आसानी से उसका मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाना चाहिए। तो ये भी आप याद रखना। परमानेंट में तीनों चीज़ें हाई होनी चाहिए, रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी और परमेबिलिटी भी, जैसे स्टील हो गया। और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होना चाहिए, जो आपकी परमेबिलिटी है वो हाई, रिटेंटिविटी क्या होनी चाहिए, लो, और कोर्सिविटी भी कैसी होनी चाहिए, लो, जल्दी से ख़त्म भी हो जाए वो मैग्नेटिज्म और रिटेन भी ज़्यादा ना हो। इसके लिए हम सॉफ्ट आयरन का यूज़ करते हैं। अब इसमें कुछ फैक्टर होते हैं जो डिपेंड करते हैं कि सॉफ्ट आयरन भी कैसा लेना चाहिए। तो इन फैक्टर्स में पहला है नंबर ऑफ टर्न्स, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना बढ़िया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। वाइंडिंग ज़्यादा होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पास पे भी डिपेंड करेगा, और सॉफ्ट आयरन कोर का नेचर कैसा है उस पर भी हम डिपेंड करेंगे। ये सारे फैक्टर्स हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। बात करते हैं ट्रांसफार्मर की, जो आपने देखा ही है वो हाई वोल्टेज को लो करता है या लो को हाई करता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। आगे बढ़ेंगे, देखो इसमें लो हिस्टेरेसिस लॉस होना चाहिए, ठीक है। ऐसा हमें मटेरियल लेना है कि उसमें हिस्टेरेसिस लॉस क्या हो, लो हो, कर्व भी नैरो हो जैसे ये है, और रेजिस्टिविटी क्या हो, हाई हो। देखो हाई रेजिस्टिविटी क्यों होनी चाहिए, क्योंकि जब हम मटेरियल बल्क में लेते हैं तो मैंने आपको एक बार बताया था कि एडी करंट बनता है, बल्क की वजह से एडी करंट बनता है जो बहुत हानिकारक होता है। इस एडी करंट को कम करने के लिए हमारा नेचुरली जो हमारा बल्क मटेरियल है उसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, या उसकी रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, हाई होना चाहिए। क्योंकि एडी करंट हमारे लिए क्या है, हानिकारक है, और इसको अगर हमें अपोज करना है तो हमारा नेचुरल जो हमारा मटेरियल है उसका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। ये आप डिटेल में पढ़ेंगे 4th यूनिट में, ठीक है। तो हाई रेजिस्टिविटी इसलिए रखते हैं क्योंकि ड्यू टू यहाँ क्या होता है, एडी करंट होता है, यहाँ लिख लेना, एडी करंट के लॉस से बचने के लिए, एडी करंट के लॉस से बचने के लिए, टू प्रिवेंट फ्रॉम लॉस ऑफ एडी करंट, या टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ एनर्जी फ्रॉम एडी करंट। तो इसमें हम यूज़ करेंगे सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन 2 जगह है, स्टील 1 जगह है परमानेंट मैग्नेट में। इतना कर लोगे आपका ये चैप्टर अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।